हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट कैंपस। दिस इज रिचा और आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। और लास्ट टू वीडियोस जो है हमारी वो कंज्यूमर बिहेवियर पे ही है, 2 या 3 आई थिंक। तो मार्शल मार्शल जो थे, अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने अज्यूम किया था यूटिलिटी का फंक्शन अलग अलग गुड्स के लिए कि वो जो जितने भी फंक्शंस होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो जितने भी फंक्शंस होते हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मार्शल के जो टेक्निक थे उन्होंने डिराइव किया था डिमांड कर्व को for goods from their utility function rest on hypothesis of adding utility function। ठीक है, अपने यूटिलिटी फंक्शन में जो गुड्स थे उनको डालने के लिए। ठीक है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने डिराइव किया था डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। किसकी मदद से? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की मदद से। तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या स्टेट करता है? दैट एज अ कंज्यूमर परचेज मोर और मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यूटिलिटी जो होती है उसकी कम होती रहती है। सक्सेसिव यूनिट के साथ उसकी यूटिलिटी कम होती रहती है। जैसे ही कंज्यूमर जो ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स एक कमोडिटी के परचेज करता है उसकी यूटिलिटी कम होती रहती है। एक रैशनल कंज्यूमर जो होगा, रैशनल कंज्यूमर के बारे में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। रैशनल कंज्यूमर वो होता है जो सोच समझ के सारी चीजें करता है, यानी कि प्राइस वगैरह सब कुछ देख के, क्वालिटी प्राइस सब कुछ कंपेयर करता है, कमोडिटी को कंपेयर करता है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, वो पे करता है, he has to pay with the utility received from it। उसको जितनी यूटिलिटी मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो पे करता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है कमोडिटी की वो उसके प्राइस से हमेशा ज्यादा होती है, यानी कि MUX इज ग्रेटर देन PX, प्राइस से ज्यादा होती है। जब MUX PX के इक्वल होती है तो वहां पे क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। तो अब चलिए देखते हैं कि डिमांड कर्व जो होता है वो कैसे डिराइव होता है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी के हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए, ये प्राइस ऑफ कमोडिटी है, PX P1 P2 P3। ठीक है, और ये क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है। इसके बेसिस पे अब यहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी जो है MUX M1 MU1 MU2 MU3 मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव करेंगे और ये क्वांटिटी है। तो देखिए, प्राइस जो था, फर्स्ट कमोडिटी के साथ प्राइस था तो X1 गुड लिया उन्होंने, सेकेंड कमोडिटी और खरीदी, X2 गुड उन्होंने लिया, थर्ड कमोडिटी X3 गुड उन्होंने लिया। तो ये एक बन गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी, प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, अब इसके साथ देखिए हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, जब हम फर्स्ट गुड कंज्यूम करेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हाई थी एकदम, सेकेंड गुड में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी लो हो गई, थर्ड गुड में और लो हो गई। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? हमारी डिक्रीज हो रही है विद ईच कमोडिटी। ठीक है, ईच मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। हमारी मार्जिनल यूनिट जो मार्जिनल यूटिलिटी जो हो रही है वो क्या हो रही है? डिमिनिशिंग, यानी कि डिक्रीज हो रही है। जैसे देखिए, एज कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इट्स मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। जैसे कंज्यूमर जो है ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे? देखिए, diminishing price of which the consumer would like to demand more and more units of commodity, derivation of demand curve with the help of law of diminishing marginal utility। अब यहाँ पे क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इनकी कम हो रही है। ठीक है, हर एक गुड के साथ क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है उनकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। देखिए, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। तो इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या बनाया? डिमांड कर्व बनाया। जो हमारे डिमांड कर्व भी है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोपिंग है। देखिए, MUX जो है वो भी नेगेटिवली स्लोप्ड है। इससे क्या पता चलता है? कंज्यूमर ने लार्ज क्वांटिटीज ली है गुड एक्स की,
इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, ठीक है, एट डिमिनिशिंग प्राइस, कम प्राइस पे कम हो रही है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस, गुड एक्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो रही है। सेकेंड फिगर में देखिए क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो उसी फिगर को यहाँ पे पूरा डिफाइन किया गया है अच्छे तरीके से। अब जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्या, कंज्यूमर सरप्लस। क्या आता है, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो मार्शल का जो कॉन्सेप्ट था कंज्यूमर सरप्लस का, वो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है, कार्डिनल मेजरबिलिटी, ठीक है, एंड इंटरपर्सनल कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का जो कंपैरिजन है और कार्डिनल तरीके से जो मेजर किया गया है, पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस जो है उसी पे बेस्ड है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस एक डिफरेंस है किसके बीच में, उसके बीच में जो पे करना चाहता है और उसके बीच में जो एक्चुअली पे करता है, ठीक है। दो तरीके के लोग होते हैं, जो पे करना चाहता है और जो पे करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर गुड के लिए। कुछ लोग होते हैं मैं खरीदना चाहता हूं बट मैं खरीद नहीं पा रहा हूं, ठीक है, और कुछ होते हैं जो खरीद लेते हैं। तो ये दो तरीके के अलग अलग लोग होते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का, और स्पेशली इन थ्योरी ऑफ डिमांड एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये कंज्यूमर सरप्लस जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, समझ के चलेंगे ना तो आप कुछ भी भूलेंगे नहीं। इसीलिए डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा एक एक जो है इकोनॉमिक्स का एक एक वीडियो कंप्लीट करते रहिए, जिससे कि आपका जो है सिलेबस वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तो एग्जाम में 2 दिन में आपको सब कुछ कवर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस से क्या होता है, जो कंज्यूमर को एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है, फ्रॉम बाइंग अ गुड कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। किसी गुड को खरीदने से कंज्यूमर को एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का जो मतलब डेरिवेशन है वो कहां से आया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट परचेज करते हैं इसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Consumers willing to pay for additional unit of commodity decline as he has more unit of the commodity. कंज्यूमर जो होते हैं वो पे करना चाहते हैं एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी के लिए, लेकिन वो नहीं करते, क्यों, क्योंकि उनके पास पहले से ही उस कमोडिटी की यूनिट्स होती हैं। अब मेजरमेंट्स जो होते हैं कंज्यूमर सरप्लस के कमोडिटी के फ्रॉम डिमांड एंड मार्जिनल यूटिलिटी को देखते हैं हम। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, द मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, यानी कि विलिंगनेस टू पे फॉर द कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी आर मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस। प्राइस जो होगा वाई एक्सिस पे मेजर किया जाएगा, क्वांटिटी जो होगा वो एक्स एक्सिस पे मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो ये कंज्यूमर सरप्लस का जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का बनेगा ऐसे। चलिए देखते हैं आगे। हाँ ये देखिए, ये कंज्यूमर सरप्लस का डायग्राम है, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, यहां से देखिए क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम ओ एम, ये ओ एम, ये टोटल यूटिलिटी इक्वल टू द एरिया अंडर द डिमांड और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व अप टू पॉइंट एम, ठीक है। तो क्या है, पूरा एरिया जो है इक्वल है किसके, डिमांड और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो आया है पॉइंट एम तक। यहां पे आप देखिए ठीक है, उसके बाद इक्वल आया है पॉइंट एम पे। टोटल यूटिलिटी ऑफ ओएम यूनिट्स इज इक्वल टू ओडीएसएम, ठीक है। ओएम यूनिट का जो टोटल यूटिलिटी इक्वल है किसके है,
ODSM के इक्वल है। देखिए ODSM यहाँ पे देखिए ODSM यानी कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ये इक्वल है। ठीक है, देखिए दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, ओएम यूनिट्स ऑफ गुड ऑफ द कंज्यूमर विल प्रिपेयर टू पे सम ऑफ इक्वल इतना रुपीस, ओडीएसएम के लगभग रुपीस जो होगा। ठीक है, ओएम यूनिट ऑफ द गुड, ठीक है, गुड कितना लेना है उसको, ओएम यूनिट क्वांटिटी जो होगी गुड की, रुपीस कितने उसको पे करने हैं ओडीएसएम के इक्वल। बट गिवन द प्राइस इक्वल टू ओपी द कंज्यूमर विल एक्चुअली पे ओपीएसएम। इतना उसे पे करना था लेकिन वो पे कितना करता है, ओपीएसएम, सिर्फ इतना पे करता है। कितना पे करता है, देखिए यहाँ पे पूरा पे नहीं करता है, वो सिर्फ इतना पे करता है ओपीएसएम के लगभग। ठीक है, तो जितना वो पे करना चाहता था, यानी कि मान लीजिए आप पे करना चाहते थे कि ठीक है ये जो सामान है, अगर कोई आपको शॉपकीपर, आप मार्केट में जाते हैं, एक कपड़ा आपको पसंद आता है, आप सोचते हैं कि भाई चलो भाई मैं इसके लिए 100 रुपए तक पे कर दूंगा, लेकिन आपको जो शॉपकीपर है वो कहता है इसके आपको 80 रुपीज देने पड़ेंगे, तो 20 रुपीज जो होगा वो क्या होगा, आपका सरप्लस होगा। तो वही कंज्यूमर सरप्लस है। कंज्यूमर पे करना चाहता था 100 रुपए, ठीक है, लेकिन उसको पे करने पड़ते हैं 80 रुपए, तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा ये हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि कंज्यूमर के पास इतनी क्षमता थी पे करने की, लेकिन उसको पे कितना करना पड़ा, इतना ही करना पड़ा। तो ये वाला जो ऊपर का जो पार्ट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, इसको फिर से देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये ग्रीन वाला, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, और ये आपने पे किया है इतना गुड के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कंज्यूमर सरप्लस का। अभी भी कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा क्लियर। अब आगे देखिए, कार्डिनल इवेल्युएशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मेजरबिलिटी ऑफ यूटिलिटी इज इम्प्रैक्टिकल। उसको मेजर करना क्या है, इम्प्रैक्टिकल है यूटिलिटी को मेजर करना। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन assumption that utility can be measured in absolute, objective and quantitative terms। इन assumption पे बेस्ड है कि यूटिलिटी को हम इन तरीकों से माप सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उसको मेजर कर नहीं सकते हैं क्वांटिटेटिव और कार्डिनल टर्म्स में। ठीक है, मतलब आपको अगर मान लीजिए किसी भी चीज को लेके सेटिस्फेक्शन हो रही है, मान लीजिए आपको बहुत प्यास लगी है और आपने एक गिलास पानी पिया, तो आप क्या कहेंगे, मुझे 1 किलो सेटिस्फेक्शन हुआ, 2 किलो सेटिस्फेक्शन हुआ, 1 यूनिट सेटिस्फेक्शन हुआ, 2 यूनिट, 13 यूनिट, 14 यूनिट, इसको आप नहीं माप सकते हैं। तो ये जो चीज है ये इम्प्रैक्टिकल है। बस इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इसको बताने के लिए कि सेटिस्फेक्शन कम कैसे होता है आपका, इसीलिए उसको न्यूमेरिकल टर्म्स दे दिया है कि 13 यूनिट हुआ है, 14 यूनिट हुआ है एक बार में। बट इसको हम मतलब देखा जाए तो ये एक फीलिंग है, सब्जेक्टिव फीलिंग है, इसको हम माप नहीं सकते। इट कैन नॉट बी मेजर इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ठीक है, रियलिटी में क्या होता है, कंज्यूमर आर ओनली एबल टू कंपेयर द सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम वेरियस गुड्स। आपस में हम मतलब कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। ठीक है ना, तो ये चीज जो थी, इकोनॉमिस्ट लाइक J.R. हिक्स जो थे, आर ऑफ द ओपिनियन दैट assumption ऑफ कार्डिनल मेजरबिलिटी ऑफ यूटिलिटी इज अनरियलिस्टिक। तो हिक्स का नाम आप याद रखिएगा। अगर आप आगे इकोनॉमिक्स लेते हैं, मास्टर्स करते हैं इकोनॉमिक्स से, तो आपको हिक्स की काफी सारी थ्योरीज आपको आगे चल के पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इनके नाम से फेमिलियर हो जाइए। J.R. हिक्स ने ये assumption दिया था कि कार्डिनल मेजरमेंट जो होती है, मेजरबिलिटी जो होती है यूटिलिटी की, वो क्या अनरियलिस्टिक है, रियलिस्टिक नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है। Wrong assumptions of independent utilities।
इनके रॉन्ग assumptions लिए जाते हैं। कार्डनल एनालिसिस also assume that utility derived from various goods are independent। जो यूटिलिटी मिलती है अलग अलग गुड से वो क्या इंडिपेंडेंट है। हम भाई ये नहीं बोल सकते कि उसकी जो यूटिलिटी है किसी और पे डिपेंड होगी। इसका मीन्स क्या है, यूटिलिटी विच द कंज्यूमर ड्राइव फ्रॉम गुड इज फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ दैट गुड। ठीक है, जो यूटिलिटी आया है वो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ दैट गुड, सिर्फ उसी गुड का है, किसी और गुड का नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं assumption of independent utility implies that the utility of which a consumer obtained from a good does not depend upon the quantity consumed of other good। उस गुड से जो यूटिलिटी मिल रही है उससे दूसरे गुड की क्वांटिटी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी जो होती है एक कंज्यूमर को जो मिलती है फ्रॉम होल कलेक्शन ऑफ गुड परचेज बाय हिम कैन बी कैलकुलेटेड एज सम ऑफ सेपरेट यूटिलिटीज ऑफ वेरियस गुड्स। ठीक है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सेपरेट यूटिलिटी ऑफ वेरियस गुड, अलग अलग गुड्स से। तो यूटिलिटीज जो होती है इंडिपेंडेंट होती है। assumption of constant marginal utility of money is true not true। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ये जो assumption है ये सही नहीं है। when a consumer spends varying amount on a good various good, when the price of a good changes marginal utility of money remains constant। ये इंपॉर्टेंट assumption था, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर देखा जाए तो ये चीज जो होती है ये करेक्ट नहीं होती है। कंज्यूमर जो होते हैं अपने पैसे खर्च करते हैं ऑन द गुड्स, मनी लेफ्ट, इनकम लेफ्ट विद हिम डिक्लाइंस। देखिए, with decline in money available to the consumer the marginal utility of remaining money rises। जो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है बचे हुए पैसों की वो राइज हो जाती है, बढ़ जाती है। प्राइस ऑफ कमोडिटी जब चेंज होता है तो रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो होते हैं वो भी चेंज होते हैं। अब वहां पे हमें क्या कांस्टेंट मानने के लिए कहा गया था assumptions में। with this change in real income marginal utility of money changes, this would have an effect of demand for the good in question। देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो होता है इग्नोर करता है चेंज इन रियल इनकम को, रियल इनकम में जो चेंजेस आया है और उसके जो इफेक्ट होते हैं डिमांड पे, ठीक है, उन सब चीजों को कहता है इग्नोर करने के लिए। चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड इट इज बिकॉज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे देखिए, एक पर्सन के पास 80 रुपए हैं, ठीक है, with him will place much higher valuation as each of these is 10 rupees, but some who has 1000 rupees may with him may not place that much value of 10 rupees। ठीक है, तो जिसके पास 80 रुपए होंगे ना वो हर एक 10 रुपए की कीमत समझेगा, लेकिन जिसके पास 1000 रुपए होंगे वो जो पर्सन होगा वो 10 रुपए की कीमत को उतना नहीं समझेगा। तो ये जो है कि भाई सभी कंज्यूमर के लिए कांस्टेंट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वो चीज नहीं है। अंबानी के लिए उस मनी की क्या वैल्यू होगी और एक गरीब एक व्यक्ति होगा उसके लिए क्या वैल्यू होगी, दोनों की वैल्यू जो होगी वो अलग होगी, दोनों की यूटिलिटीज जो होगी वो सेम नहीं होगी। ठीक है ना, ये चीज है। उसके बाद यहाँ पे दो आपके और बचते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस डज नॉट स्प्लिट अप द प्राइस इफेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी जो है एनालिसिस है वो अलग अलग नहीं करता है प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट में, जैसे कि हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था, डिमांड कर्व में। ठीक है, प्राइस ऑफ गुड फॉल्स द कंज्यूमर बिकम्स बेटर ऑफ देन बिफोर। ठीक है, अगर प्राइस ऑफ गुड जो होता है वो कम हो जाता है तो कंज्यूमर को और अच्छा फील होता है। फॉल इन प्राइस ब्रिंग्स यू इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है ना, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो कंज्यूमर का जो रियल इनकम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। विद दिस इनकम ही वुड बी इन अ पोजिशन टू परचेज मोर ऑफ दिस गुड एज अदर गुड। तो अगर जैसे जैसे इनकम उसका कम होगा तो कंज्यूमर ज्यादा परचेज कर सकता है, ठीक है ना, उस गुड को दूसरे गुड के मुकाबले। तो इनकम इफेक्ट ऑफ द फॉल इन प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इज गुड। तो इनकम इफेक्ट जो होगा वो अच्छा होता है। ठीक है,
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी यही पे यही चीज हो जाती है कि भाई कोई चीज अगर चीप होगी, सस्ती होगी, तो उसके बदले में वो चीज और ज्यादा खरीद सकते हो आप, या कोई और चीज भी खरीद सकते हो। ठीक है, दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड, तो उसकी क्वांटिटी की डिमांड जो होगी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब मार्शल जो होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए गिफन पैराडॉक्स को। कैसे, देखिए, तो बाय नॉट विजुअलाइजिंग द प्राइस इफेक्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट, इग्नोरिंग द इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, मार्शल जो है गिफन पैराडॉक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस के अनुसार द गिफन पैराडॉक्स और गिफन गुड जो होता है वो नेगेटिव इनकम इफेक्ट होते हैं। प्राइस चेंजेस इज मोर पावरफुल देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। When the price of a given good fall, the negative income effect outweigh the substitution of effect, which the result the quantity demanded of it falls. तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड होगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, ही ट्रीट इट मेरली एज एन एक्सेप्शन ऑफ हिज लॉ, तो उनके मार्शल के लॉ के अकॉर्डिंग ये जो गिफन पैराडॉक्स वाला है ये एक एक्सेप्शन है। और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में आपको जो गिफन गुड है उसका सेटिस्फैक्टरी जो है आंसर मिलेगा, एक्सप्लेन किया हुआ है सेटिस्फैक्टरी तरीके से, लेकिन मार्शल के लॉ में ये जो है ये एक्सप्लेन नहीं है और इसको सही तरीके से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब आपको जो है ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या था, और प्राइस ऑफ गुड इज 10 रुपीज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर इज 20 रुपीज, हाउ मच विल द कंज्यूमर सरप्लस, यूज यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस के अनुसार एमयू जो है वो 12 है और प्राइस जो है वो 10 है, तो बताइए कंज्यूमर सरप्लस उसका कितना हो सकता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो चलिए ये देख लीजिए पहले। तो जैसे कि हमने बताया, बात की थी ना हमने कि एम यू माइनस पी, एम यू एक्स माइनस पी एक्स। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी 12 थी, ठीक है, प्राइस था 10, तो इसका जो सरप्लस आएगा वो होगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। चलिए, तो ये चैप्टर आपका जो 5th है वो खत्म हो चुका है ब्लॉक 2 का। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 6। और कोशिश यही रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले पहले सारे चैप्टर को पढ़ा के एक बार कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लें। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।